हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। हमारा 5th लेक्चर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर उसके सिलेबस में हो और कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई प्रॉब्लम ना पूछी गई हो। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर चैप्टर सिलेबस में है तो एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इज़ कंपलसरी। कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो और ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें अगर आप कम भी प्रॉब्लम्स लगाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो प्रॉब्लम्स जो भी आएगी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम ये बात कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कितने भी नंबर, कोई भी नंबर हम लोग देखते हैं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे इमेजिनरी नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर हो और चाहे वो रैशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। इट कंटेन्स ऑल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर it is a combination of real number plus imaginary number. It is a imaginary number. इसको हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और x और y ये दोनों रियल नंबर हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और x और y दोनों ही रियल नंबर हैं। अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग बनाते हैं तो ये एक्सेस को हम लोग कहते हैं, ये एक्सेस रियल एक्सेस है और ये एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस है। ये एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस है। कोई भी पॉइंट हमने ले लिया z, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ये z अगर हमने लिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दिस इज x, दिस इज y। ना ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसको रियल एक्सेस और ये इमेजिनरी एक्सेस। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमको कोई पॉइंट ऐसी बनाना होता है तो उस केस में हम लोग, ये होती है एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस। तो उस केस में ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई अगर है तो इट इज़ एक्स, इट इज़ वाई। ये एक्स है और ये वाई है। और अगर हम लोग वेक्टर में बनाते हैं, वेक्टर में बनाएंगे तो वेक्टर में ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो यही पी पॉइंट कहलाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हम कहना ये चाहते हैं, ये जैसे कि ये x हो गया और ये y हो गया, कहना ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर और कोऑर्डिनेट ये तीनों हैं एक ही, ये आपस में भाई भाई ही हैं। मतलब अगर हमारा लेवल बहुत अच्छा है तो हम कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम वेक्टर से, वेक्टर की प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स जिस दिन बनी हो उस दिन तीनों को तीनों चैप्टर भड़बड़ा कर आ गए हों, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले कोई चैप्टर आया, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आया, लेकिन ये हैं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड, ये एक दूसरे से लिंक्ड ही हैं। इसके बाद तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट, इसमें ये कई जगह से आपस में लिंक्ड हैं, हाँ कुछ इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे,
अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही मज़ेदार बात कि लिखा हो रूट ए बी। रूट ए बी अगर लिखा है तो रूट ए बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए इंटू माइनस बी। माइनस ए इंटू माइनस बी, अब इसको हमने कर दिया माइनस ए इंटू माइनस बी। माइनस ए इंटू माइनस बी, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। फिर इसको लिखा अंडर रूट आयोटा स्क्वायर ए अंडर रूट आयोटा स्क्वायर बी इज इक्वल टू आई रूट ए और आयोटा रूट बी। आयोटा रूट ए आयोटा रूट बी, इट इज व्हाट आई स्क्वायर रूट ए बी, इट मीन्स माइनस रूट ए बी। तो अब भाई यहाँ पर ये देखिए कि हमने अंडर रूट ए बी को माइनस रूट ए बी कर दिया। अंडर रूट ए बी को माइनस रूट ए बी हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है। तो यहाँ पर हमको बी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए कि यहाँ से इस जगह पर इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर दिस अंडर रूट के अंदर माइनस में दो नंबर स्प्लिट अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज माइनस रूट ए माइनस रूट बी, यू कांट राइट माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट बी। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसका तरीका। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट ए बी को माइनस अंडर रूट ए बी भी किया जा सकता है, बट कहाँ पे गलती है ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म, सिंपली z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और x और y ये रियल नंबर है। फिर पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि ये थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करता है, थीटा क्या है और r क्या है। फिर हाइपरबोलिक या ऑयलरियन फॉर्म, z is equal to r e to the power I theta, r e to the power I theta. There is a reason why to write cos theta plus I sin theta e to the power I theta. ये हम लोग लेक्चर 6 में डिसाइड करेंगे, लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे हम लोग कि e की पावर आई थीटा को cos थीटा प्लस I sin थीटा कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे। फिर ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि जस्ट इन्वॉल्व होने के लिए ज़रूरी हैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग, मॉडुलस। सबसे पहले तो ये रियल एक्सिस, ओरिजिन, इमेजिनरी एक्सिस। अभी हम यहाँ पर इसको रियल एक्सेस लिख रहे हैं, बाद इमेजिनरी एक्सेस लिख रहे हैं इसको, बाद में हम इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिख लेंगे। ये कोई भी पॉइंट P ले लिया Z, तो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। अब यहाँ पे एक बात वो ये कि ये जिस प्लेन पर हम लोग x और y बना रहे हैं, मीन्स ये हमने बनाया x और ये बनाया y,
जिस प्लेन पर हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट में तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट में इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसको एर्गन प्लेन भी बोलते हैं, और बीएससी या बीटेक या ग्रेजुएशन में इसको डायरेक्टर प्लेन बोलते हैं। कई ऐसी बुक्स हैं, कई ऐसी फॉरेन ऑथर हैं जहाँ पे, कई ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर इसको गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर गॉसियन प्लेन बोला गया है तो इट इज अ गॉसियन सरफेस लाइक दैट, नॉट। इस गॉसियन प्लेन अगर है तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या एर्गन प्लेन भी बोलते हैं। तो O से P तक की लेंथ ये कहलाती है OP इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। तो वो बाय पाइथागोरस इट कम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज। अब इसमें भी हम लोग बहुत माइन्यूटली वर्क करेंगे। माइन्यूटली वर्क मीन्स कि Z अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, इन दैट केस क्या होगा कि अगर हमने ये x ये y, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P लिया Z, और Z इज इक्वल टू है x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई है, तो ये डिस्टेंस x हो गई और ये डिस्टेंस y हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस अभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगी। ये भी डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगी। मीन्स कि अगर कोई पॉइंट ये x ये y ये p पॉइंट अगर यहाँ पे है z, और z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो, तो मॉड ऑफ z दैट विल रिमेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही। ये y है और ये x है, तो ये लेंथ ओरिजिन से ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगी। तो इसका कॉन्क्लूजन क्या है कि x और y के साइन से फर्क नहीं पड़ता है कि x नेगेटिव है या y नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। हमको अगर z दे रखा है, इफ z इज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, देन मॉड z इन सभी के लिए सेम रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि मॉड z बिलोंग टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, अनलेस और अनटिल z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट के बारे में। x ओरिजिन y, कोई पॉइंट P z, इट इज x, इट इज y, this angle is theta, this angle is theta। तो angle made by OP with x axis, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो हम कहेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो ये होता है आर्गुमेंट। अब यहाँ पे कुछ खास बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगा आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, हम लोग पढ़ेंगे अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर थीटा इसका आर्गुमेंट है, अब यहाँ पर हम एक नोट लिख लेते हैं। हम यहाँ पर एक नोट लिखेंगे
नोट लिखने से पहले कि अगर थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, अगर थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, देन इफ थीटा इज एन आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है तो थीटा प्लस माइनस 2n पाई कैन बी एन आर्गुमेंट ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर can have infinite number of arguments, can have infinite number of arguments, but अब but के बाद यहां पे हेडिंग आ गई प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बहुत ही ध्यान से समझा जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। तो हमने कहा कि अगर थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है तो इसका मतलब कि थीटा प्लस माइनस 2n पाई, क्योंकि प्लस माइनस 2n पाई का मतलब कि 2 पाई आप ऐड कर दें या 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो वापस वहीं पे ही आ जाते हैं। वापस में 360 डिग्री ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। तो 2n पाई ऐड कर देने से, सब्ट्रैक्ट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उसका आर्गुमेंट भी माना जा सकता है। लेकिन बट इट मस्ट हैव यूनिक प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इट मस्ट हैव यूनिक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बहुत ही ध्यान से लेक्चर सुनना है। अब आप लोगों को बहुत ही ध्यान से लेक्चर सुनना है कि अब आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अभी क्लियर होगा कि क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं। हम इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे से समझा रहे हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मेन प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मेन प्रिंसिपल होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो आर्गुमेंट ना होने पाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो आर्गुमेंट ना होने पाए, एक बात, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो आर्गुमेंट ना होने पाए और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर निपट भी जाएं, और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर निपट भी जाएं। तो यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करने के लिए यहाँ पे हम दो बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे, सबसे पहली बात तो हम ये पूछेंगे कि अगर हम कोई भी अगर हम एंगल इधर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, कोई भी अगर हम एंगल बनाते हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री, 170 डिग्री, तो वो आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट, ये बात बहुत दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई पॉइंट पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट 0 से पाई के बीच में आएगा। अगर कोई पॉइंट 0 से यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट 0 से पाई के बीच में आएगा। और अगर कोई पॉइंट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर कोई पॉइंट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट -पाई से 0 के बीच में आएगा। अगर ये रूल याद हो जाएगा तो बहुत कुछ और समझने की ज़रूरत ही नहीं कि हम पहले देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर कौन से क्वाड्रेंट में पहले वो चेक कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाता है उसको भी हम बहुत ईजी वे में समझाएंगे। अगर फिर से हम बात को रिवाइज कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट 0 से पाई आएगा, और अगर
फोर्थ में और थर्ड में है तो उसका आर्गुमेंट माइनस पाई से 0 में आएगा। एक छोटा सा रूल हम लिख रहे हैं, एक सिंपल सा एक रूल लिख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा अगर है कोई पॉइंट का आर्गुमेंट तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा होगा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, और यहाँ पे होगा माइनस अल्फा। बस एक सिंपल सा रूल है, ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, इसी का ही, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो अल्फा माइनस पाई, इसको माइनस से कर दिया तो माइनस अल्फा। एक बात हम ऐसी सिंपल से पूछते हैं अगर आपसे कि अगर हम कहा जाए कि 60 डिग्री एंगल बनाएं, 60 डिग्री एंगल बनाएं तो आप 60 डिग्री ये एंगल बना दोगे, आप 60 डिग्री ये एंगल बनाओगे, और कहा जाए -60 बनाओ तो आप सेम यही लाइन ड्रॉ करेंगे और 60 डिग्री बनाएंगे बट इन डाउन। यहाँ पे 60 बनाएंगे, अब हम लोग नीचे की तरफ 60 डिग्री बनाएंगे। क्लियर है बात? तो वैसे ही अगर ऊपर बन रहा है 60 डिग्री तो नीचे 60 डिग्री हो जाएगा, अगर बन रहा है 120 डिग्री ऊपर तो नीचे आएगा तो वो माइनस में 120 हो जाएगा। इसीलिए पाई माइनस अल्फा है तो सिंपली ये अल्फा माइनस पाई, यानी कि बस केवल इन दो को दिमाग में रखना है हमको, अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, उसके नीचे वाले तो जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके आ जाना है। अब इसको करने के लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए कैसे हमको चीज़ें समझनी है, चीज़ों को समझा जाए कि हमने लिखा z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। इट इज़ वेरी मच क्लियर कि इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आर्गुमेंट आएगा वी विल ट्रीट दैट एज एन अल्फा, उसको हम लोग अल्फा की तरह से ट्रीट करेंगे, और बाकी हम लोग पाई माइनस अल्फा उसी में ही, या अल्फा माइनस पाई या माइनस अल्फा उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मीन्स कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1, दैट इज 1, दैट इज 1, तो इट इज पाई बाई 4। पाई बाई 4 को हम लोग अल्फा मान लेंगे, पाई बाई 4 को अल्फा मान लिया। अब इसकी बात छोड़ते हैं, अब इसकी बात छोड़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमको z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इसका आर्गुमेंट निकालना है, -1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये x माइनस है, y प्लस है, इट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा रफ वर्क रहेगा, ये जस्ट हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये रफ वर्क रहेगा। ये रफ वर्क फिक्स है, अगर 1 प्लस आई या 1 माइनस आई या -1 प्लस आई या -1 माइनस आई, तो ये रफ वर्क फिक्स रहेगा। ये रफ वर्क क्या है, दोनों को प्लस समझ लीजिए, दोनों को प्लस समझ लिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो यहाँ से इसका आर्गुमेंट जैसा कि अभी हम निकाल चुके हैं ऊपर कि इसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 है, इसको हमने एज्यूम कर लिया अल्फा। तो अब इसका ये हमारा रफ वर्क फिक्स रहेगा, ये अब हमको निकालना है इसका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z ये तो अलग से इसको हम कर दें, इसको कंफ्यूज ना हो कि z हमारा 1 प्लस आई, यहाँ पे z, इसको चलो z1 ले लेते हैं, z1 ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, -1 प्लस आई, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और अल्फा हमको पता है, तो इसका आर्गुमेंट पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स इसका आर्गुमेंट 3 पाई बाई 4 होगा, इसका आर्गुमेंट 3 पाई बाई 4 होगा। इसी तरह से अगर z इज इक्वल टू, अगर z इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस आई, तो हमारा रफ वर्क, या इसको z2 मान लें, तो हमारा रफ वर्क इन दोनों को प्लस लेकर पहले हम निकाल लें 1 प्लस आई, और जैसा कि हम पहले समझ ही चुके हैं कि इसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 था और पाई बाई 4 को हमने अल्फा एज्यूम किया था। तो आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z2 क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आ गया सिंपली माइनस पाई बाई 4। बिल्कुल क्लियर है इस तरह से बातें। अब अगर हम एक और लास्ट में कर लें कि z3 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, तो रफ वर्क हमारा फिक्स है। तो आर्गुमेंट ऑफ z3, आर्गुमेंट ऑफ z3 क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है अल्फा माइनस पाई, और अल्फा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डन बाय दिस रफ वर्क कि
अल्फा माइनस पाई मीन्स पाई बाई 4 माइनस पाई, इसका मतलब -3 पाई/4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लें कि z इज इक्वल टू √3 माइनस आई। √3 माइनस आई गिवन है। तो पहले हमने अपना एक रफ वर्क तैयार किया। कि आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट का पहले हम z बना लें, √3 प्लस आई ले लिया। तो इसका आर्गुमेंट आएगा tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 मीन्स पाई/6। इसको अल्फा का नाम दे दिया, हमने। अब इसमें हमने इसको मान लिया Z1 ये है किस क्वाड्रेंट में, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है, तो डायरेक्टली -पाई/6। इसी तरह से एक और हम बना लें, Z2 इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 अल्फा मीन्स पाई/6, और ये आ गया माइनस प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई माइनस पाई/6, तो ये आ गया 5 पाई/6। एक और लास्ट में Z3 इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई मीन्स पाई/6 माइनस पाई मीन्स -5 पाई/6। तो आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर अल्फा ले लिया, पाई माइनस अल्फा, फिर माइनस अल्फा। कोई भी हमें पॉइंट दे रखा होगा, पहले हम दोनों ही पॉइंट को प्लस करके पहले रफ वर्क करके अल्फा निकाल लेंगे, देन आफ्टर हम उसको दिस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब इसमें कुछ और बारीकियां वो ये कि इस पॉइंट पर एक्स एक्सेस पर कोई भी पॉइंट हो, उसका आर्गुमेंट लाइक z इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है, और y का टर्म है नहीं इसमें, तो इसका मतलब y हो गया 0। तो 0/3 मीन्स आर्गुमेंट इसका 0 होगा। तो अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव x एक्सेस पर है तो उसका आर्गुमेंट 0 होगा। और अगर मान लें कोई पॉइंट y एक्सेस पर हो, इमेजिनरी एक्सेस पर हो, अगर कोई पॉइंट इमेजिनरी एक्सेस पर हो, मान लिया कोई भी पॉइंट हमारे यहां पर हो, जैसे कि z इज इक्वल टू हमने ले लिया 2y ले लिया, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, y हो गया 2/0 मीन्स tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स पाई/2। तो कोई भी पॉइंट अगर पॉजिटिव y एक्सिस पर है तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई/2 ये होगा। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट यहां पर है, अगर कोई पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पर है कि z इज इक्वल टू -7i, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स -7/0 मीन्स -इन्फिनिटी, tan इनवर्स -इन्फिनिटी मीन्स पाई/2, वो भी माइनस का। तो ये आ गया -पाई/2 कि अगर कोई पॉइंट निगेटिव y एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट -पाई/2 होगा। अब लास्ट में इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर कोई पॉइंट यहां पर है, आर्गुमेंट ऑफ z, इस केस में अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो अगर हम इधर से मूव करके इधर आते हैं तो इसका आर्गुमेंट पाई आएगा,
और इधर से भी घूम सकते हैं, क्योंकि हम कहते थे कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम इधर से एंगल -120 -150, लेकिन अब अगर हम इधर से मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -पाई। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, इस स्पेशल केस में यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का प्रिंसिपल गलत हो सकता था। यही कारण है इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को -पाई से +पाई लिया, -पाई को एक्सक्लूड कर दिया। कभी भी हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे मूव नहीं करेंगे। अगर कोई पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट हम लोग पाई कंसीडर करेंगे। अब लास्ट और इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा कि क्यों इस पे हमने एक्सक्लूड कर रखा है। इसको क्यों एक्सक्लूड कर रखा है? क्योंकि अगर z बराबर 0 हो गया, अगर z हमारा 0 हो गया, z 0 का मतलब 0 + 0 आयोटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z अब हम बोलेंगे tan इनवर्स 0/0। tan इनवर्स 0/0 ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो अब यहां पे नोट हो जाएगा, नोट कि आर्गुमेंट ऑफ 0 is not defined, all other complex numbers have defined argument, और यही कारण है कि इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट के केस में ये पॉइंट हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। आर्गुमेंट के केस में इसको हम ले ही नहीं सकते हैं, तो जो पॉइंट ले नहीं सकते हैं उसको हम लोग एक्सक्लूड करना होता है। नाउ अगली हेडिंग, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जब तक हम बोर्ड रब कर रहे हैं तब तक आप सुन लें कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कुछ और नहीं है, उसकी एक इमेज है अबाउट रियल एक्सेस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज अबाउट रियल एक्सेस। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब मिरर एक्सेस, मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, mirror image of a complex number by assuming real axis as a mirror, by assuming real axis as a mirror। अब ये जो मिरर है, ये फिजिक्स वाला मिरर नहीं है। ये जो मिरर है, फिजिक्स वाला मिरर नहीं है कि एक तरफ पॉलिश लगी है, पॉइंट अगर इधर आ जाएगा तो हम इधर से देखेंगे, पॉइंट इधर है तो इधर से देखेंगे, पॉइंट इधर है तो हम तो इधर से देखेंगे, इधर है तो हम लोग इस साइड से देखेंगे। तो मतलब कि अगर कोई पॉइंट Z यहां पे दे रखा है, Z गिवन है x + iy, Z अगर गिवन है x + iy, तो Z बार होगा x - iy। ये होगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये x - iy। ये अगर x + iy है तो इट इज x - iy। लेंथ, ये जो लेंथ है और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगी। वन मोर थिंग कि ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल तो ये भी थीटा ही होगा। मतलब यहां पर हम दो बातें तो बोल ही सकते हैं कि z का मॉडुलस और मॉड ऑफ z,
मॉड ऑफ z और z कॉन्जुगेट और z का मॉडुलस और इसका z बार का मॉडुलस दोनों सेम होंगे। वन मोर थिंग, एक और चीज कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z अगर थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ z अगर थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ z बार ये माइनस थीटा होगा। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार 0 होगा। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की जहां तक बात है, अगर हम कोई पॉइंट यहां पे एज्यूम कर लें z इज इक्वल टू -3 -2i, तो इसका जो इमेज आएगी इधर z बार इज इक्वल टू -3 + 2i। अगर ये z है -3 - 2i तो यह आएगा z बार -3 + 2i। मतलब मेन तरीके से मेन खास बात ये हम लोग इस बात को दिमाग में रख लें कि अगर हमको टू गेट कॉन्जुगेट नंबर, टू गेट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, टू गेट conjugate complex number replace iota by minus iota। बस दैट्स इट। बस इसी बात को दिमाग में रखना है कि i को -i से रिप्लेस कर देंगे, यू विल गेट कॉन्जुगेट। इसी में ही हम लोग इस बात को दिमाग में बैठा लें कि इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, z अगर प्योरली रियल है लाइक z इज इक्वल टू 7 तो z बार भी 7 होगा, तो z बार भी 7 होगा। मतलब z इज इक्वल टू z बार होगा इफ z इज प्योरली रियल। फिर अगर मान लो हम कहते हैं कि z अगर प्योरली इमेजिनरी है, अगर हम कह रहे हैं कि z प्योरली इमेजिनरी है, z अगर प्योरली इमेजिनरी है लाइक z इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो z बार होगा -3 आयोटा। मतलब z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये बात बहुत छोटी है, बात बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत जगह काम आती है कि z अगर प्योरली रियल है तो z इज इक्वल टू z बार, z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में ही और चीजें भी हम लोग समझ लें। हमने एज्यूम किया z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। तो z1 प्लस z2, यहां से क्लियर है हमको कि z1 बार होगा x1 माइनस iy1, z2 बार होगा x2 माइनस iy2। तो z1 प्लस z2 करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2, i टाइम्स y1 प्लस y2। ये तो हमने लिख लिया z1 प्लस z2। अब z1 प्लस z2 पे बार यानी इसका कॉन्जुगेट, तो हमने जैसा कि अभी पहले कहा कि i को -i से रिप्लेस कर दें, y1 प्लस y2, तो ये आ गया x1 माइनस iy1 प्लस x2 माइनस iy2। तो ये हो गया z1 बार और ये बन गया z2 बार। तो z1 प्लस z2 पे बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इन जनरल इस बात को हम लोग ऐसे बोल दें z1 प्लस z2 प्लस z3 टिल zn पे बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार टिल zn बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना हो, अगर कंपेयर अगर करते हैं, अगर हम लिखते हैं z1 इज इक्वल टू z2, z1 इज इक्वल टू z2 मीन्स x1 प्लस iy1 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2।
तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, y1 इज इक्वल टू y2 होगा। इट्स ओके कि रियल पार्ट से इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दिया। बट अगर आप कहीं पर ये लिख दें कि z1 इज ग्रेटर देन z2 और लिख दें कि x1 प्लस आई y1 इज ग्रेटर देन x2 प्लस आई y2 और फिर आगे ये भी बोलने लगे कि x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड y1 इज ग्रेटर देन y2, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट्स अ पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक पॉइंट डिनोट करता है और कोई भी दो पॉइंट आपस में एक दूसरे से बड़े तो नहीं हो सकते हैं। हम कहें कि 1,10 और 100,110 कि 100,110 इज ग्रेटर देन 1,10, तो इट इज रॉन्ग। ये तो एक पोजीशन है, ये तो एक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। हाँ, उस पॉइंट की अगर किसी जगह से हम डिस्टेंस निकाल रहे हो वहां पर तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई दो पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी कंपेयर्ड, कभी भी कंपेयर नहीं करे जा सकते हैं कि हम कहें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से छोटा है या बड़ा है। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट्स अ पॉइंट। हाँ, अगर इक्वेट कर रहे हैं, इफ यू आर इक्वेटिंग दैट्स ओके, मीन्स यू आर इक्वेटिंग टू पॉइंट्स, तो वो पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो अगर हम कह रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर हम ये लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लिख रहे हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा। तो इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो z इज एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आर होता है मॉड ऑफ जेड। ये जो आर लिखते हैं ये होता है मॉड ऑफ जेड। अब थीटा के बारे में भी हम लोग बात कर लें। थीटा के बारे में भी अगर हम लोग बात करते तो डिवाइड कर देते हैं, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट किया तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। तो अगर हम लोग x प्लस आई वाई को r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से कंपेयर करेंगे तो ये याद रखेंगे कि r होगा इसका मॉड और थीटा होगा इसका आर्गुमेंट। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि e की पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं, देयर इज अ रीजन। तो अब उस रीजन को भी समझ लेते हैं। y e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta, क्योंकि वंस द थिंग्स आर क्लियर कि हाँ कि हम लोग e टू द पावर आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हमको डी मोइरस थ्योरम वगैरह है वो बहुत ईजिली हम लोग सारे के सारे उसके जो उतने भी रूल्स हैं वो सारे हम लोग ईजिली फॉलो कर सकते हैं, ईजिली हमको समझ में भी आ जाते हैं। हमको कुछ एक्सपेंशन जैसे cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 टिल अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से साइन एक्स का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ये लिख लिया।
ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और भी एक दो लिख लेते हैं 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। बस बहुत हो गया, ये इतना लिख लिया। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा 5 इज इक्वल टू I and 1, आयोटा 6 इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा 7 इज इक्वल टू -i, और I इज इक्वल टू I। तो ध्यान से यहाँ पे ये बातें अभी हम लोग थोड़ी बार डिस्कस करेंगे कि I -1 -i, एक बार आयोटा 8 इज इक्वल टू +1। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर I टू द पावर 5 सेम, I स्क्वायर दिस इज सेम, I क्यूब ये सेम है, I टू द पावर 4 और I टू द पावर 8 ये भी 1 है। अब इस पे भी रिप्लेस x बाय I थीटा, x को जहां जहां पे भी x लिखा है जस्ट रिप्लेस इट बाय आयोटा थीटा। तो e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस I थीटा। अब I स्क्वायर थीटा स्क्वायर, I स्क्वायर इज रिटन देयर माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर I क्यूब मीन्स -i, तो -i थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, I टू द पावर 4 मीन्स 1, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, I टू द पावर 5 इज I, तो I इंटू थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 6 I टू द पावर 6 मीन्स -1, तो थीटा पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट और भी नंबर्स रहेंगे, लीव दैट। नाउ e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। व्हाट आई डिड ओवर हियर, हम रियल पार्ट को अलग कर दे रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दे रहे हैं। तो 1 माइनस दिस माइनस थीटा टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस आई टाइम्स थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, आगे छोड़ दिया हमने। ध्यान से देखो तो ये जो भी लिखा है इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा, ये एक्सपेंशन हो गया कॉस थीटा का। तो e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू इट इज कॉस थीटा, और वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो एक्सपेंशन लिखा है इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, I साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा को e टू द पावर I थीटा क्यों लिखते हैं, नाउ इट इज क्लियर। हाँ, तो अब हमारी बात चल रही थी कि यहां पर देखो ये वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, तो इस आयोटा के बारे में भी हम लोग कुछ सही से समझ लेते हैं। बातें बहुत सिंपल सी होती हैं, दिखती हैं, लेकिन बट वंस इट इज इन राइटिंग तो चीज़ें जल्दी फोकस हो जाती हैं। यहाँ पे I इज इक्वल टू I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, I क्यूब इज इक्वल टू -i। इसी तरह से अब I टू द पावर 5 निकाला तो इट इज सेम एज I टू द पावर 6 इज सेम एज आयोटा स्क्वायर, I टू द पावर 7 इज सेम एज I क्यूब, I टू द पावर 8 इज 1। अब अगर हम I टू द पावर 12 निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा, I टू द पावर 16 निकालेंगे वो भी 1 आएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं I टू द पावर 4k इज इक्वल टू 1, वेयर k बिलोंग टू इंटीजर। k कोई इंटीजर है तो ये हमेशा 1 रहेगा। अब एक रूल, दूसरा रूल ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, जरा इसको ऐड करके देखो, 1 -1 प्लस 1 0, तो इसको ऐड करके देखें तो I टू द पावर 4k प्लस I टू द पावर 4k प्लस 1 प्लस I टू द पावर 4k प्लस 2 प्लस I टू द पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वेयर k इज इंटीजर, k इज एन इंटीजर।
तो यहाँ पे ये भी एक रूल मिल गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये बात हम लोग क्लियर हो चुकी है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं, और ये भी क्लियर हो गया कि आई टू द पावर 4 के हमेशा 1 रहेगा। के की वैल्यू 1 रख दोगे या 2 रखो या 3 रखो या 7 रखो, जो भी रख लो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अब क्योंकि हमको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग दिमाग में बैठा लें। जैसे कि पहले e टू द पावर आई पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो e टू द पावर आई पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 0 साइन 91, तो आई e टू द पावर आई पाई बाई 2 इज आई, ये हमको दिमाग में रहना चाहिए। अब e टू द पावर माइनस आई थीटा अगर हम बोलेंगे तो ये आएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा मीन्स प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे अब e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 अगर है तो ये आ गया कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। अब कॉस 90 0 साइन 91, तो e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस आई, ये दिमाग में रखेंगे। अब ये बार बार हम लोग निकालेंगे नहीं कि e की पावर आई पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 पुट करें, याद रहेगा हमें कि ये आई है और ये माइनस आई। अब e टू द पावर आई पाई, e टू द पावर आई पाई मीन्स कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई मीन्स -1, कॉस पाई मीन्स -1 एंड इट इज सेम एज e टू द पावर आई पाई और e टू द पावर माइनस आई पाई सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर माइनस आई पाई ये कॉस पाई माइनस आई साइन पाई होगा, तो साइन पाई ये भी 0, तो 0 प्लस में हो माइनस में हो, इट इज -1। तो ये ध्यान रखेंगे कि e टू द पावर आई पाई और e टू द पावर माइनस आई पाई ये सेम है। अब नेक्स्ट हेडिंग, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत जगह यूज होती है, कई जगह यूज होती है इसको। अब हमको क्योंकि ये चीज़ क्लियर है कि e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम लोग बहुत इजीली इसको समझ लेंगे। इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट रूल, e टू द पावर आई थीटा डॉट e टू द पावर माइनस आई थीटा मीन्स e टू द पावर 0 मीन्स 1। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अभी हमने लिखा था, आई वॉज रिटन ओवर हियर कि e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर ये बात को दिमाग में रखेंगे कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सेकंड पॉइंट, e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर आई एन थीटा। e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर आई एन थीटा। ये तो हम लोगों को इंडिसेस से पता ही है कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, e cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हमने इसी बात को ही दोबारा लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, इसी चीज़ को ही दोबारा लिख दिया है। नेक्स्ट, e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर माइनस n, e टू द पावर माइनस आई एन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आई टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट, e टू द पावर माइनस आई थीटा
टू द पावर n हो, तो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई एन थीटा, मीन्स कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। और फिर फिफ्थ पॉइंट, ई टू द पावर माइनस आई थीटा टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एन थीटा। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू सिंपली प्लस हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। टू मोर रूल, e to the power I alpha dot e to the power I beta is equal to e to the power I alpha plus beta, e to the power I alpha e to the power I beta। तो इसको हम लिखेंगे cos alpha plus I sin alpha, फिर cos beta plus I sin beta is equal to cos alpha plus beta plus I sin अल्फा प्लस बीटा। तो इसी को ही दो बार कॉपी किया है हमने, इसी को ही ध्यान से देखो तो इसको कॉपी ही किया है हमने, बस उसको वो ई की पावर में है, यहां पर कॉस की फॉर्म में लिख दिया हमने। नेक्स्ट, ई टू द पावर आई अल्फा अपॉन ई टू द पावर आई बीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई अल्फा माइनस बीटा, ई टू द पावर आई अल्फा माइनस बीटा। इसको हमने लिखा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस प्लस में आई साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये इसके टोटल रूल्स हैं, ये इसके टोटल रूल्स हमने लिख दिए। अब इसमें कुछ छोटी सी बातें वो हमको याद रखनी होंगी। यहां से इसी को ही जैसा कि राइट में लिखा हुआ है, राइट में लिखा हुआ है ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा मीन्स कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। एंड सेम थिंग फॉर इफ इट इज ई टू द पावर आई एन थीटा, e to the power I n theta plus e to the power minus I n theta 2 cos n theta, और e to the power I n theta minus e to the power minus I n theta is equal to 2 iota sin n theta। ये लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। हम लोगों को प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि ई की पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्यों लिखते हैं। और एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर अब डिमावर्स थ्योरम बहुत इजी हो जाता है, डिमावर्स थ्योरम बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे, इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, अब यहां पे बातों को समझेंगे हम लोग। अगर z का मॉड 1 है, मतलब एग्जाम्पल यहां ले, z अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, ये z1 है। z2 अगर हमने cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिया, z3 इज इक्वल टू आई cos थीटा माइनस साइन थीटा लिया, Z4 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ले लिया, Z5 इज इक्वल टू माइनस आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ले लिया,
चाहे हम Z1, Z2, Z3, Z4 इसमें हम कहीं पर i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी में -i से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किसी में -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, हर केस में ध्यान से देखो तो mod ऑफ Z1, mod ऑफ Z2, mod ऑफ Z3, mod ऑफ Z4 और mod ऑफ Z5 ये सभी के सभी की वैल्यू 1 ही रहेगी, सबकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये पता है कि अगर z इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आई वाई है, z इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आई वाई है तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे भी अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा विच इज 1। तो अगर मॉड ऑफ z 1 है देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z, माइनस का z का मॉड इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा z का मॉड इज इक्वल टू माइनस आई z का मॉड इज इक्वल टू आई जेड बार माइनस आई जेड बार इज इक्वल टू z अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस z अपॉन आई इज इक्वल टू z बार अपॉन आयोटा is equal to minus z bar upon iota, all are same etc etc। वाई कि आप अपने आप भी और बना सकते हैं ऐसे कि i से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका कॉन्जुगेट कर दिया तो उसके मॉड पे फर्क नहीं पड़ेगा प्रोवाइडेड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 हो। नेक्स्ट अब हमने लिखा z1 इज इक्वल टू एज्यूम किया, या पहले हम लिखें z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। अगर z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा है तो इस केस में अगर हम पूछेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इट इज़ थीटा, और मॉड ऑफ z पूछेंगे तो इट इज़ r। हमने एज्यूम किया z1 इज इक्वल टू r1 ई की पावर आई थीटा 1, Z2 एज्यूम किया R2 e टू द पावर आई थीटा 2। तो Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू R1 डॉट R2 e टू द पावर आई थीटा 1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी इफ़ यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हो या सब्ट्रैक्ट करने हो तो उस केस में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लो। अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उस केस में z इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू लो। और अगर हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने हैं तो उस केस में z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा ये लीजिए। ऐसा लेने में क्या होगा, आपके कुछ सेकंड्स बचेंगे, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बट यू विल सेव योर टाइम। If you have to add or subtract, assume z is equal to x plus iy. If you have to multiply or divide, assume z is equal to r e to the power I theta. Okay? Now z1 z2 is equal to this one. अब z1 z2 अगर ये दे रखा है means z1 z2 ये क्या दे रखा है, r1 r2 e to the power I थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर ये दे रखा है तो अब अगर हम ये पूछें कि बताओ मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या है, तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 है r1 डॉट r2, r1 डॉट r2, और r1 है z1 का मॉड और r2 है z2 का मॉड। यहां से हमको ये एक रिलेशन मिल गया, ये एक कंफर्टेबल जोन आ गया हमारे लिए कि अगर कभी भी मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3, मॉड ऑफ zn ये गिवन हो, वी कैन स्प्लिट इट। मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2 से लेकर मॉड ऑफ z1 तक हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम तुमसे पूछें, अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 क्या होगा, आप कहेंगे सिंपली थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 यही हो गया इसका आर्गुमेंट। तो थीटा 1 आर्गुमेंट किसका है, z1 डॉट z2, तो थीटा 1 आर्गुमेंट है z1 का और ये हो गया आर्गुमेंट z2 का। तो यहाँ पे भी हमको ये एक रूल मिला, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस
आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब यहाँ पर इसकी बारीकियों पे बात करेंगे हम लोग कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इज इट ट्रू ऑलवेज और नॉट, कि इसमें कहीं कुछ अमेंडमेंट भी करने हैं, ये भी हमको देखना होगा। तो यहां से अगर हम ये रूल बनाते हैं कि इन जनरल कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 Zn इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस डैश 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 आर्गुमेंट ऑफ Zn, we will have to see whether it is exactly correct or some amendment is required। तो चेक करते हैं। तो अगर हमको ये पता है कि अगर कोई नंबर निगेटिव y एक्सेस पर है, अगर कोई नंबर निगेटिव y एक्सेस पे है तो उसका आर्गुमेंट -π/2 आता है। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर यहां पर है, यहां पर हो कहीं पे भी हो, तो इसका आर्गुमेंट -π/2 आता है। अब यहां पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कि z इज इक्वल टू -7i, ये लिखा है, और z इज इक्वल टू -7 आयोटा। अब हमें इसका आर्गुमेंट निकाला हमने, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -7 आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ -7 आयोटा को हम थोड़ा स्प्लिट कर ले रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू 7 इंटू आई। हमको ये पता है कि अगर कोई भी पॉइंट रियल एक्सेस पर है तो इसका आर्गुमेंट 0 होता है। अब वो चाहे रियल एक्सेस पर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 7 हो, कुछ भी हो, 0 होता है। और यहाँ पर है अगर कोई भी पॉइंट तो आर्गुमेंट ऑफ z π/2 होता है। ये बात हम लोगों को पता है, हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ ये एक Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, Z3 हो गया। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 7 प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ -1 का मतलब नेगेटिव रियल एक्सेस, और नेगेटिव रियल एक्सेस पर कोई भी पॉइंट का आर्गुमेंट पाई होता है। नेगेटिव एक्स एक्सेस पर, नेगेटिव रियल एक्सेस पर आर्गुमेंट पाई होता है। ये हो गया पाई, ये हो गया 0, और इसका आंसर आ गया π/2। तो ये तो आंसर आ रहा है 3π/2, तो इट इज रॉन्ग। ये तो आ गया 3π/2, और इस रूल के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं तो 3π/2 आ रहा है। और अगर हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ कोई भी नंबर जो कि यहाँ हो -7i कहाँ पर होगा, निगेटिव y एक्सेस पर। तो निगेटिव y एक्सेस पर तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट -π/2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, इसमें कुछ हमको सुधार करना पड़ेगा। सुधार क्या करना पड़ेगा, इसको हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमको लिखना पड़ेगा ±2nπ। ये बात तो सही है कि 2π ऐड करोगे या 4π ऐड करोगे या 6π ऐड करोगे या 4π सब्ट्रैक्ट करोगे या 2π सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जस्ट टू कन्वर्ट इनटू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हमको करना पड़ेगा। 3π/2 तो किसी का भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होता है। तो इस केस में हमको यहां पर -2π करना पड़ेगा। इस केस में -2π करना पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि हमको कितना ऐड करना है या कितना सब्ट्रैक्ट करना है। तो आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 7 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, फिर -2π करना पड़ेगा क्योंकि इसका आर्गुमेंट 3π/2 आ रहा है। -2π ये आ गया -π/2। ये हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ कब हमको 2π ऐड करना है या कब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हाँ ये फॉर्मूला केवल इतने पे कंप्लीट नहीं था, हमको +-2nπ भी करना पड़ेगा।
अब इसी में ही आर्गुमेंट अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तब उससे भी हमको कुछ ना कुछ रूल्स मिलेंगे। अभी एक छोटा सा, ये सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, सबसे ज़्यादा छोटा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बहुत जगह यूज़ होता है, कि z स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, कि भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। जेड जेड बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ z अगर देखते हैं तो वो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई है स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सबसे छोटा फॉर्मूला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोगों ने पहला लेक्चर किया जिसमें कि केवल हमने बेसिस पे बात करा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, भी इसमें बहुत सारी हेडिंग बाकी हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, रोटेशन इसमें है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटेशन अगर क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली निकल आते हैं। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि अगर रोटेशन क्लियर है तो कैसे आप एडवांस की भी प्रॉब्लम ऐसे हैंडल करेंगे जैसे कि कोई एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हो।